एवरीवन, सो दिस इज शिवांगी चौहान, योर बायो मेंटोर। और मैं आज यहाँ पर आप लोगों के सामने एज अ मेंटोर ही खड़ी हूँ, नॉट बायोलॉजी बट फॉर ओवरऑल तुम्हारी बात सुनने के लिए, तुम्हारी बात समझने के लिए। अब देखो, मुझे पता है कि तुम लोगों ने ऑलरेडी अपना बोर्ड एग्जाम दे दिया है और अब तुम सेकेंड बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्लान कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो और पैनिक कर रहे हो। पैनिक क्यों करना है? अगर तुम्हें पता है कि तुमने अपना बेस्ट दिया था या बेस्ट दोगे, तो रिजल्ट नो मैटर व्हाट क्या है, एक सेटिस्फेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की है और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अगर 85 भी स्कोर कर रहे हैं, इवन 80s में स्कोर कर रहे हैं, 90 में स्कोर कर रहे हैं, 90 प्लस 98 वट एवर, बट दे आर हैप्पी, दे आर सेटिस्फाइड। बहुत अच्छा लगता है उन बच्चों से बात सुनकर कि मैम इतने आए हैं लेकिन वी आर हैप्पी, हमने बहुत मेहनत करी थी और ठीक है जो हुआ है। मैं जानता था या मैं जानती थी इतना ही आने वाले हैं। ठीक है, तो ये अच्छा केस हो गया। एक होता है दूसरा केस, ये वाला केस, हमने कुछ और लिखा था, नंबर कुछ और आए, हम परेशान हो रहे हैं, हमें रीचेकिंग करवानी है, वापस पेपर देना है, ये नंबर ये नहीं चाहिए थे, पेरेंट्स खुश नहीं है, हम परेशान है, वी आर नॉट सेटिस्फाइड। जो सेटिस्फाइड नहीं है वो ये एग्जाम दे रहे हैं। ओके, तो अगेन जो हमारा मेन टारगेट है ये एग्जाम देने का, दैट इज कि अब आप ऐसी प्रिपरेशन रखिए, एक ऐसी स्ट्रैटेजी बेस्ड प्रिपरेशन रखिए जिसमें अब आपको ना गिल्ट नहीं होना चाहिए किसी बात का। आपको एग्जाम के बाद ये पता होना चाहिए कि हम अपना बेस्ट देकर आए हैं, नो मैटर व्हाट कि अब आगे क्या होगा, बेटा वो आपके हाथ में नहीं है। कभी कभी होता है किस्मत, सच में बहुत बड़ी चीज होती है। आपने अपना बेस्ट देना है और इसीलिए आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ कि आप अपना बेस्ट कैसे दे सकते हैं बोर्ड एग्जाम 2 में इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर साइंस। तो आज मैं साइंस की बात करने वाली हूँ और बोनस ये है कि मैं आपको आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगी जहां पे आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या अलग करना है, तो अलग ये करना है कि आपके पास ऑलरेडी आपके नोट्स तैयार है। रिवीजन नोट्स, वट एवर नोट्स आपको टीचर ने दिए थे, आपने बनाए थे, वो आपके पास है। आपको सिर्फ रिवाइज करना है और आप प्रैक्टिस करनी है ज्यादा। आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई नो वेरी वेल कि जो बच्चे सेकंड एग्जाम दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनको कुछ आता नहीं है, उनको सब कुछ आता है, बस वो अपना बेस्ट नहीं दे पाए थे, कहीं कहीं उनकी कुछ चीजें रह गई थी, या तो आंसर राइटिंग रह गया था या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो स्किप कर गए थे, प्रैक्टिस कम थी, उन्हें आइडिया नहीं था कि सीपीक्यू ज्यादा टफ आ सकते हैं, है ना। तो वो वीक एरियाज, तो अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई करो। पहला पेपर कहाँ गलत हुआ था, तुम्हारे पास क्वेश्चन पेपर है तुम्हारा, यू नो, खुद से पूछो, तुम्हारा टीचर नहीं बताएगा, तुम्हें पता है कि तुमने कहाँ गलती करी है और तुम्हें ये जरूर पता है कि इस पूरे क्वेश्चन पेपर में तुम कहाँ फंसे थे, तुम्हें क्या नहीं आता था, तुम कहाँ पैनिक कर रहे थे। उन सारे एरियाज पे वक्त, अगर मतलब ये वक्त उन एरियाज पे काम करने का है। बिल्कुल भूल जाओ कि मैं सेकंड पेपर दे रहा हूँ उसका मतलब मुझे पूरा पढ़ना है बैठ के, नहीं बेटा, आपको पूरा नहीं पढ़ना है, आपको आता है। आपको बस वो पढ़ना है जो आप नहीं पढ़ा था, जहाँ पे आपने वो शॉर्टकट मारा था। वो एरियाज आइडेंटिफाई करो, उन्हें एनालाइज करके उन पे वर्क करो, सिर्फ उन पे ही वर्क करना है। रिवीजन नोट्स है, रिवीजन पूरी करो और जहाँ पे फंसे थे उन एरियाज को आइडेंटिफाई करके उन पे काम करो। थर्ड, पीवाईक्यूज प्लस सीबीक्यूज। देखो एक बात बताती हूँ तुम्हें, सीबीएसई बोर्ड ने ऑलरेडी एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ऐसा नहीं है कि तुम जो पेपर देख रहे हो वैसे ही कुछ रिपीट हो रहा है। ट्रेंड चेंज हो चुका है, क्वेश्चंस बहुत कम रिपीट हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं फॉर श्योर, लेकिन क्वेश्चंस बहुत कम रिपीट हो रहे हैं। तो मैं नहीं कहूंगी कि आप अपना सारा वक्त पीवाईक्यूज करने में लगा दो ये सोचकर कि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम फंस जाएगा। नहीं बेटा, अब ऐसा नहीं हो रहा है। तो पीवाईक्यूज से ज्यादा उन कॉन्सेप्ट्स को कैच करो, उन कॉन्सेप्ट्स को पकड़ो जो आपको लग रहा है कि अरे ये कॉन्सेप्ट ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डबल सर्कुलेशन में बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, टेरेस्ट्रियल वर्सेस एक्वाटिक लाइक जो होता है, सॉरी हाँ कंडीशन होती है, उस पर बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वो क्वेश्चंस, वो कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करो जिसपे अलग अलग तरह से सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन पूछता आ रहा है। तो पीवाईक्यूज का मतलब मेरा वो है कि उन्हीं क्वेश्चंस को ज्यादा करो जो तुम्हें लगता है कि यार कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से पूछ लेते हैं। ठीक है, सीपीक्यूज को तो बहुत ज्यादा ध्यान देना है भाई, सीपीक्यूज में ही बच्चे फंस रहे हैं, इसका रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। और इसको प्रिपेयर करने का कोई बहुत एक अलग कोई विधि विधान नहीं है कि आपको बहुत अलग से इसको प्रिपेयर करना है। सीपीक्यूज का मतलब है कि दिमाग खोलकर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है आपको। और ये तब होगा जब आपके वीक एरिया स्ट्रांग हो जाएंगे। तो जो कमजोरियां हैं उसको आप स्ट्रांग करोगे, अगर आपके उस कॉन्सेप्ट पे अच्छा होल्ड हो जाएगा, सीपीक्यूज अपने आप हो जाएंगे। सीपीक्यूज का मतलब कोई बहुत तूफान नहीं है, इट्स जस्ट लाइक उस कॉन्सेप्ट पे कुछ डीप डाउन कुछ आ रहा है जो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आ रहे, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस करने रहेंगे। ठीक है, आंसर राइटिंग, यही फंसे हो ना तुम, बताओ दिल में हाथ रख के, यही फंसे हो ना।
तुम्हें पता ही था आंसर लिखना कैसे है, तुमने तो पढ़ रखा था, बट तुम्हें लिखने का प्रैक्टिस नहीं किया था। तो अब ये गलती सुधार लो दोस्त। तुम्हें पता है कि अगर फोटोसिंथेसिस के स्टेप से क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं तो उस पे एक आंसर तैयार कर लो। तुमको पता है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को पूछा जाता है तो वो आंसर तैयार कर लो। तुमको पता है कि ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, उसे लिख कर प्रैक्टिस कर लो। यू नो वेरी वेल कि क्या चीज पूछी जा सकती है, तुमको पता है बेटा, ये बात तुमको भी मालूम है क्या चीजें आती हैं एग्जाम में। वही चीजें देखने को मिली थी ना, बस टाइप अलग था पूछने का। आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, नो मैटर व्हाट क्वेश्चन क्या आ रहा है, कॉन्सेप्ट तैयार कर लो लिख लिख कर, ठीक है। एंड यस, सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें हम वर्क करने वाले हैं, प्रायोरिटाइज करो कि कौन से चैप्टर का वेटेज सबसे ज्यादा है, कौन से टॉपिक्स नेवर स्किप है। स्किप किया था दोस्त, तभी ये वीक एरियाज क्रिएट हुए हैं। तो वीक एरियाज में वर्क कैसे करेंगे, बाय प्रायोरिटाइजिंग कि ये टॉपिक हमें सबसे पहले करना है, और जो बच जाएंगे वो आप बाद में आप कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैं बात करूँ कि कुछ केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, है ना, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, तो यहाँ पे बैलेंसिंग में बच्चा फंसता है, बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। टाइप ऑफ रिएक्शन पहचाना है, कौन सी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन है कि कॉम्बिनेशन है, कौन सी रिएक्शन है उसको टाइप पहचाना है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, क्लोजन एंड रेसिडिटी, आई थिंक ये वाला है नहीं इस पे, है ना। तो इस पे आपको बेसिकली प्रैक्टिस करनी है, राइटिंग इक्वेशंस वाला पार्ट करना है। एसिड बेस ऑन सॉल्ट में यू नो भाई पीएच स्केल क्या होता है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कॉमन सॉल्ट पे बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यू शुड नो भाई कौन से टॉपिक्स पे क्या मतलब आपको पढ़ना है। देन आपकी रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन काफी ज्यादा कॉमन होते हैं मेटल नॉन मेटल वाले में। तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज, आयनिक कंपाउंड्स, है ना, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल नॉन मेटल्स, ये सारी चीजें आपको स्किप नहीं करनी है। कार्बन कंपाउंड चैप्टर काफी बड़ा चैप्टर है, तो इसके एग्जांपल डायरेक्टली एनसीईआरटी से आपको पढ़ने हैं। इन केस ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग, होमोलोगस सीरीज, फंक्शनल ग्रुप, इथेनॉल इथेनॉइक एसिड, ये सारे टॉपिक आपको ऑलरेडी पता है, मैं कुछ नया नहीं बता रही हूँ, आपको ऑलरेडी पता है क्या इंपॉर्टेंट है। मैं बस एक नॉर्मल सी लिस्ट दे रही हूँ। लाइफ प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, न्यूट्रिशन के टाइप्स, फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स पता होना चाहिए, रेस्पिरेशन के टाइप्स का फ्लो चार्ट हमेशा पूछते हैं, उसको तैयार करके रखो। डबल सर्कुलेशन क्यों होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, हार्ट का स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, ये नेवर स्किप टॉपिक्स है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन कैसे होता है साइनैप्स में, एनएमजे में, ये पूछ लेते हैं। ब्रेन का पार्ट, उसका फंक्शन बनाने को नहीं आएगा, लेकिन पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हाइंड ब्रेन का कौन सा पार्ट क्या करता है, मिड ब्रेन नहीं सॉरी, फोर ब्रेन का, है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उसके फंक्शन, प्लांट हार्मोन्स, 4-5 ही तो है, और बच्चे यही पे कंफ्यूज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको तैयार करके रख लेना है। रिप्रोडक्शन चैप्टर में भाई टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके पार्ट्स, उसके फंक्शंस, है ना। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट पढ़ लेना, पॉलिनेशन के टाइप्स, डबल फर्टिलाइजेशन क्यों चाहिए, क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या होता है, कंट्रासेप्टिव मेथड पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद हेरिडिटी में से गिन चुन के 3 ही टॉपिक्स हैं यार, इसमें से तुमको पढ़ना है कि पी प्लांट क्यों सेलेक्ट किया गया था, कौन से लॉज मिले थे, मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड कैसे मिला था, क्या होता है, और सेक्स डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंट चैप्टर में भाई टाइप ऑफ वेस्ट क्या होते हैं, फूड चेन, 10% लॉ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस बायोमैग्निफिकेशन एंड ओजोन डिप्लीशन। कितने गिने चुने टॉपिक्स हैं, तुमको खुद पता है कि बस यही पढ़ना है और इन पे ही क्वेश्चंस आने हैं, बस यही पढ़ने हैं, है ना। लाइट रिफ्लेक्शन में मिरर फॉर्मूला क्या होता है भाई, लेंस फॉर्मूला, रे डायग्राम्स, इमेज फॉर्मेशन, मैग्निफिकेशन, यही गिन चुन के कुछ टॉपिक्स हैं। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, इनके करेक्शंस कैसे करने हैं, ह्यूमन सॉरी यहाँ पे ह्यूमन आई, हाँ ओके, ह्यूमन आई का डायग्राम, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, सनसेट और सनराइज के टाइम पे वो रेड कलर क्यों होता है, स्काई का कलर ब्लू क्यों दिखता है, विबग्योर फॉर्मेशन एंड आवर, है ना। तो ये सब चीजें करनी है। इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, इलेक्ट्रिक पावर, ये कुछ गिने चुने ही टॉपिक्स है जो तुम्हें करने हैं, सुधारने हैं, और इन पे वर्क करना है। बेसिकली इन पे भी नहीं, तुमको वर्क करना है उन चीजों पे जो तुम्हारे वीक एरियाज है, तुमको पता है तुम कहाँ फंसे थे, उन्हीं को ढूंढो, उन्हीं पे वर्क करो, और प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस इतने सारे रखो कि तुम्हें बेटा, क्योंकि तुम्हें पूरा नहीं पढ़ना, तुम्हारे कॉन्सेप्ट तैयार हैं, तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है ना, जहाँ पे तुम फंसे थे उनकी प्रैक्टिस करनी है, एंड दैट्स इट। और ये करने के बाद आई नो कि तुम जो चाह रहे हो, तुम्हें जो नंबर चाहिए, तुम्हें वो मिल जाएंगे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, पैनिक मत करो, काम करो, ठीक है, और तुम कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, मिलते हैं ऐसी कई सारी वीडियोस में, और इस बार मचा देना है, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।